हेलो डियर ट्वेल्थ क्लास, आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। और आज हम पढ़ने वाले हैं आपके 95 मार्क्स सीरीज के हिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों चैप्टर नंबर है 18 और चैप्टर का नाम है आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन। इस चैप्टर से जितने भी साल मतलब 5 साल के पहले के पेपरों को मैंने चेक कर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डाला है इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और समझना दोस्तों सारे क्वेश्चन को, क्योंकि आपके पब्लिक एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास के आपको नोट्स चाहिए तो ये टेलीग्राम चैनल है हमारा, जाकर यहाँ से डाउनलोड कर लेना, एनवाइस 12th क्लास नोट्स। ठीक है, यहाँ से जाकर आप लोग डाउनलोड कर लेना। अब चलते हैं आगे, हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में बार बार आए हुए हैं और इस बार भी आएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, भारत में ब्रिटिश नीतियों के निर्धारण में विचारधाराएं आवश्यक क्यों थी। देखो मतलब जो इन्होंने भारत के अंदर आके ब्रिटिश लोगों ने राज किया ना, तो इनके राज के पीछे ना विचारधाराओं का क्या मतलब था ये बताना है। ठीक है ना, देखो फिर से क्वेश्चन समझो। भारत में ब्रिटिश नीतियों के निर्धारण में विचारधाराओं की आवश्यकता क्यों थी। ठीक है ना, तो अब देखो भारत में शासन चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार को केवल शक्ति ही नहीं है ना, केवल ताकत ही नहीं चाहिए होता, दिमाग भी चाहिए होता लोगों को। शक्ति नहीं बल्कि वैचारिक आधार भी चाहिए था। ठीक है, विचारधाराओं के माध्यम से वह अपने शासन को नैतिक और तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सके। ठीक है, तो विचारधाराएं इसलिए इंपॉर्टेंट थी क्योंकि इन्होंने अपने शासन को क्या नैतिक और तार्किक रूप से प्रस्तुत कर सके। अब इसके मुख्य बिंदु समझते हैं। देखिए उदाहरण, उदारवाद के कानून। देखो उदारवाद एक अलग सोच है, उपयोगितावाद अलग सोच है, सब सोचों के बारे में हम समझते हैं। अच्छे देखो उदारवाद के कानून, इसमें प्रशासन और सुधारों को उचित ठहराया गया। ठीक है, इन्होंने प्रशासन और सुधारों को सही कहा। ठीक है, फिर उसके बाद है आपका उपयोगितावाद ने अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख का सिद्धांत दिया इन्होंने, मतलब अधिक से अधिक लोगों को अधिक से अधिक सुख मिले इसका इन्होंने दिया। ठीक है, फिर है उसके बाद पश्चात पश्चात पाश्चात्य सभ्यता को श्रेष्ठ सिद्ध करने का प्रयास। ठीक है, जो ये पश्चिमी सभ्यता थी उसकी बात कर रही है, उस सभ्यता को इन्होंने श्रेष्ठ बताया। फिर है भारतीय समाज को पिछड़ा बताकर हस्तक्षेप को जायज ठहराया, मतलब जैसे सती प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, पूर्ण विधवा विवाह हो गया, ये सब चीज़ों का इन्होंने घर खुल के विरोध किया। ठीक है, आप देखिए कैसे शिक्षा और कानून में अंग्रेजी मॉडल लागू किया गया। जैसे यहाँ पे भारत के अंदर जो भारत की संस्कृति को पढ़ाया जाता था, फिर इन्होंने जब भारत के अंदर ये ब्रिटिश लोग आए तो पहले तो इन्होंने लोगों का सोच ही बदल दिया। ठीक है ना, इन्होंने भारत सभ्यता को ही गलत ठहरा दिया। ठीक है, बहुत असभ्य बता दिया और अपनी सभ्यता को फैलाने लग गए। यहाँ बाइबल की शिक्षा देने लग गई, बहुत सारी चीजें थी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है निष्कर्ष। विचारधाराओं ने ब्रिटिश शासन का वैधता और स्थायी स्थायित्व प्रदान किया, तो इसलिए विचारधारा यहाँ पे इंपॉर्टेंट था इनके ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन है आपका कि भारत के अतीत को लोकतंत्रता में प्रत्ययवादियों का क्या योगदान रहा। ठीक है ना, तो देखिए प्रत्ययवादियों का क्या योगदान रहा। देखिए प्रत्ययवादियों का योगदान, देखो प्राच्यवादियों ने भारत के प्राचीन इतिहास जैसे कि सांस्कृतिक और संस्थाओं का गहन अध्ययन किया और उसे पश्चिम के सामने प्रस्तुत किया। ठीक है ना, अब यहाँ पर क्या है भारत के अतीत लोकतंत्र, मतलब कि भारत के प्राचीनतम जो चीजें थी, पुरानी चीजें थी, इनको प्राचीनतम वादों ने निकालकर समाज के सामने रखा। ठीक है, देखिए मुख्य बिंदु, भारतीय ग्रंथों और कानूनों का अनुवाद किया। ठीक है, जो भारतीय ग्रंथ पुराने थे, ठीक है वेद तो उनका सबका क्या करा इन्होंने अनुवाद करके लोगों के सामने रखा। प्राचीन भारतीय गणतांत्रिक परंपराओं की पहचान करी, जिसके अंदर अवध मगध ये सारी चीज थी। ठीक है, फिर धर्म दर्शन और सामाजिक व्यवस्था का अध्ययन किया गया, भारतीय सभ्यता को सम्मान दिलाने का प्रयास किया। ठीक है, और भारतीयों में आत्मगौरव की भावना को जगाया। ठीक है, तो ये था प्राचीनवाद के सारे काम। ठीक है, अब देखिए निष्कर्ष क्या है। प्राच्यवादियों ने भारत की लोकतांत्रिक परंपराओं को उजागर कर राष्ट्रीय चेतना को बल दिया, है ना, मतलब कि क्या भारतीय लोगों में जो प्राचीन चीजें थी उस चीज को दिखा के लोगों के मन के अंदर भारत के प्रति भावनाएं निकाली। ठीक है, राष्ट्रवाद की भावनाएं जगाई गई, तो ये लोकतंत्र की तरफ गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी याद रखना, ये वर्ड याद रखना आप लोग। ठीक है, क्या है प्राच्यवादियों। ठीक है, जो प्राचीन चीजों को लोगों के सामने रखा। ठीक है ना, जिससे उन लोगों की भावनात्मक रूप से जोड़ा गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें याद रखना। अब चलते हैं आगे। आगे आप लोगों का क्वेश्चन 3, 19वीं सदी में हिंदू समाज में कौन कौन सी कुरीतियां व्यापक थी। अब देखो हिंदू समाज में तो बहुत सारी कुरीतियां थी, तो उसमें से हम कुछ पढ़ लेते हैं मुख्य, जो कि अंग्रेजों को भी लगता था। देखिए 19वीं शताब्दी में हिंदू समाज में अनेक सामाजिक कुरीतियां से ग्रस्त था, जो समाज को प्रगति में बाधक थी, जैसे सती प्रथा।
सती प्रथा भी आप लोगों को पता ही होगा क्या होता है। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा पूर्ण विवाह का निषेध, जाति प्रथा और छुआछूत, स्त्री शिक्षा का अभाव, बहु विवाह। देखो सती प्रथा क्या होता है, क्या करके बात करते हैं। सती प्रथा होती है जब किसी मतलब कोई कपल होते हैं, जैसे मान लो पति पत्नी, उसमें से पति जब मर जाता है तो उसकी पत्नी को उसी के आग अग्नि के समक्ष ही क्या कर दिया जाता है, सती कर दिया, मतलब जला दिया था, उसी के ही डेड बॉडी के साथ उसे भी जला दिया जाता है, उसे कहते हैं सती प्रथा। बाल विवाह क्या होता है, जो बचपन में शादी कर देते हैं, 10 9 8 10 11 12 साल की उम्र में ही शादी करा देता था, उसको बाल विवाह कहते हैं। ये भी एक कुरीतियां थी, ठीक है। विधवा पूर्ण विवाह का निषेध, मतलब कि जैसे कोई विधवा थी तो उसको दोबारा शादी होने नहीं दिया जाता था, ठीक है ना। उसमें बहुत सारी इसके पीछे कहानी थी कि अगर विधवा से कोई शादी कर लेगा तो उसका पति मर जाएगा, घर बर्बाद हो जाएंगे, फसल बर्बाद हो जाएगी, बहुत सारी चीज़ें, नुकसान हो जाएगा, लो ये बहुत सारी प्रथाएं थी, ठीक है। तो इसलिए इसका निषेध होता था। फिर जाति प्रथा और छुआछूत, जैसे देखो कोई, जैसे हमारे 4 वर्ण हैं, 4 वर्णों में भी क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो इन 4 वर्णों में जो ऊपर के वर्ण हैं वो तो शुद्ध हैं, मतलब शुद्ध मतलब कि प्योर है, उन्हें कोई छू भी ना सके, मतलब बिल्कुल भगवान की तरह उनको माना जाता है, ठीक है। बाकी के जो नीचे होते हैं वो उनके पास आते जाते भी नहीं है, क्योंकि वो लोग इन्हें अछूत मानते हैं कि इन्हें छुएंगे तो हमें पाप लग जाएगा या फिर हम भी इन्हीं की तरह हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है जाति प्रथा। उसके बाद स्त्री शिक्षा का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव बहुत था उस समय, स्त्रियों को शिक्षा नहीं दिया जाता था, स्त्रियों केवल घरेलू काम काजों में उलझाया जाता था और यही सब बस, ठीक है। उसके बाद है बहुविवाह। बहुविवाह प्रथा थी उस समय, एक ही पत्नी के बहुत सारे पति हुआ करते थे, तो इस चीज भी ये बेकार की प्रथा थी। आगे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, इन कुरीतियों के कारण समाज में असमानता और अन्याय बढ़ा, जिससे सुधार आंदोलन की आवश्यकता पड़ी, ठीक है ना। तो ये अंग्रेजों ने भी इसमें कुछ सुधार किया, सती प्रथा वगैरह को भी इन्होंने उन्मूलन किया। अब चलते हैं आगे, देखिए इस अवधि के कारण या दौरान, इस अवधि के दौरान हुए सुधार आंदोलन में महिलाओं से संबंधित मुद्दे कितने आवश्यक थे। महिलाओं से संबंधित, जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह, महिला संपत्ति का अधिकार, ये सब महिला संबंधित है। आप जरा इसे समझेंगे, देखिए महिला संबंधी मुद्दों का महत्व देखिए। समाज सुधार आंदोलन में महिलाओं की स्थिति प्रमुख चिंता का विषय थी, क्योंकि वह सबसे अधिक शोषित वर्ग थे। महिलाओं को सबसे ज्यादा प्रताड़ित किया गया था, शोषण किया गया था उन लोगों के साथ। देखिए सती प्रथा का उन्मूलन किया गया, ठीक है ना, कि आप सती प्रथा बैन होगी, ठीक है। बाल विवाह पर रोक लगाया गया, विधवा पूर्ण विवाह स्टार्ट किया गया कि विधवा जो भी होगी दोबारा से अपना घर बसा सकती हैं, ठीक है। महिलाओं को शिक्षा दिया गया और उन्हें संपत्ति रखने का भी अधिकार दिया गया, ठीक है। तो इन आंदोलन के अंतर्गत ये सारी चीजें की गई। उसके बाद क्या है निष्कर्ष आपका, महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना समाज की समग्र प्रगति संभव नहीं थी, इसलिए यह मुद्दे अत्यंत आवश्यक थे। क्योंकि देखो जब तक महिलाओं को समाज के अंदर अच्छी स्थिति नहीं होगी, जब तक समाज का विकास नहीं होगा, तो ये लोग ये मानते हैं, ठीक है। तो इन सब चीजों का विरोध किया गया और समाज में महिलाओं की स्थिति को और सुधारा गया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पे आ जाते हैं समाज सुधारक विवेकानंद, ठीक है। देखिए पूर्वी या पश्चिमी सभ्यताओं के प्रति विवेकानंद के क्या विचारधारा थी या क्या विचार थी, ठीक है ना। तो इसको समझो। तो देखो भाई, स्वामी विवेकानंद ने पूर्व और पश्चिम की सभ्यताओं को एक दूसरे का पूरक बताया, ठीक है ना, ठीक है, पूरक बताया, एक जैसा बताया। देखो कैसे, देखो पूरक मतलब अपोजिट होता है। पूर्व की सभ्यता आध्यात्मिक पर आधारित थी, मतलब जैसे हम पूजा पाठ पे ध्यान देते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो उसी तरीके से जो पश्चिमी सभ्यता थी वो भौतिक और वैज्ञानिक थी। क्या थी, भौतिक और वैज्ञानिक। वो केवल विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान देती थी और उन्हें आध्यात्मिक थोड़ा कम था उनका, ठीक है। उसके बाद भारत को अपनी आत्मा नहीं खोनी चाहिए, इन्होंने ये कहा, और पश्चिमी से विज्ञान और संगठन सीखना चाहिए, दोनों का समन्वय आवश्यक है। ये नहीं कि आप अपने धार्मिक चीज़ें भूलते जा रहे हो और पश्चिमी शिक्षा को लेते जा रहे हो, सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी वगैरह ले रहे हो, लेकिन अपनी चीज़ों को ही भूलते जा रहे हो। तो विवेकानंद ने यही कहा कि भैया आप पश्चिमी का टेक्नोलॉजी विज्ञान लो, सीखो उनसे, लेकिन अपनी आध्यात्मिक चीज़ों को भी आप साथ में लेकर चलो, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकलता है, देखिए विवेकानंद समन्वयवादी दृष्टिकोण के समर्थक थे, ना कि अंध अनुकरण, मतलब कि आंख बंद करके जो विश्वास कर लेता है हर एक चीज़ पे, वो नहीं थे, ठीक है ना। वो सब पे विश्वास करने वाली चीज़ थी, जो देखते थे और उस पर विश्वास करते थे, ठीक है। आगे क्वेश्चन है आर्य समाज। देखिए इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, जो एग्जाम में आते रहते हैं, ठीक है। देखिए आप क्या है, आर्य समाज द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण मुद्दे कौन से थे, कौन कौन से थे। देखिए आर्य समाज, ठीक है। देखिए आर्य समाज के प्रमुख मुद्दे, देखिए आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। किसने करी थी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने करी थी, ठीक है। विवेकानंद भी हमने पढ़ लिया। अब स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज की स्थापना की, ठीक है, ने समाज सुधार के उद्देश्य से की, ठीक है। मतलब इन्होंने आर्य समाज की स्थापना क्यों करी, ताकि समाज के अंदर सुधार ला सके, ठीक है। अब देखो
मुख्य मुद्दे, वेदों की ओर लौटने को कहा इन्होंने कि चलो वेदों को, वेदों में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, तो इन्होंने कहा बहुत सारी चीज़ें हैं, मेडिसिन हर एक चीज़ है उसमें, तो इन्होंने कहा कि वेदों की ओर लौटो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा जाति भेदभाव और छुआछूत का विरोध करो, ठीक है, मतलब अनटचेबिलिटी जो होती है ना, अस्पृश्यता का उन्मूलन करो, ठीक है ना, अस्पृश्यता वही मतलब छूने वाला। फिर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया, विधवा पूर्ण विवाह का समर्थन किया, मूर्ति पूजा और अंधविश्वास के इन्होंने क्या करा, विरोध किया। तो ये आर्य समाज के अंदर ये सारी चीजें हुई, मूर्ति पूजा का विरोध हुआ, अंधविश्वासों जैसे जादू टोना ये सब होता है, इनका विरोध किया। तो ये थी इनके समाज सुधार करने की तरीके, ठीक है, वेदों के ओर लौटो, ठीक है, जाति भेद, अस्पृश्यता का उन्मूलन, ये सारी चीजें, ठीक है। आप देखिए निष्कर्ष क्या है, आर्य समाज ने हिंदू समाज में आत्म सुधार और जागरूकता पैदा करी, तो इनका काम यही था, ठीक है, हिंदू समाज में सुधार करने के लिए आर्य समाज की स्थापना करी थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, देखिए आगे क्वेश्चन है आपका 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समुदाय में, देखो भाई समझो यहाँ पर 19वीं शताब्दी में मुस्लिम समुदाय में हुए महत्वपूर्ण सुधारवादी आंदोलन की समीक्षा कीजिए। अभी हमने हिंदू वाला पढ़ लिया, अब हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम वाले, ठीक है ना। तो मुस्लिम सुधार आंदोलन कौन से हुए, तो जरा ध्यान से देखिए। 19वीं सदी में मुस्लिम समाज में भी सुधार की आवश्यकता महसूस की गई, और अलीगढ़ आंदोलन जिसमें सर सैयद अहमद खान, ठीक है, जिसमें सर सैयद अहमद खान, ठीक है, इंपॉर्टेंट रोल निभाया इन्होंने। फिर आगे है आधुनिक शिक्षा का प्रचार किया गया, ठीक है। फिर उसके बाद है वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, ठीक है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या है कि जो पहले की प्रथाएं थी उसको छोड़ छाड़ कर विज्ञान की चीजें देखो। फिर उसके बाद है सामाजिक रूढ़ियों का विरोध। सामाजिक रूढ़ी क्या होती है, जो समाज में जो प्रथाएं होती हैं, जो कुरीतियां होती हैं, वो सब समाज को आगे बढ़ने से रोकती है, तो उन सब चीज़ों का विरोध। फिर उसके बाद है मुस्लिम समाज को आधुनिक बनाना, ठीक है, मुस्लिम समाज को क्या आधुनिक बनाना, तो ये सारी चीज़ें की गई। निष्कर्ष क्या है, इन आंदोलनों ने मुस्लिम समाज को शिक्षा और आधुनिकता की ओर क्या किया, अग्रसर किया, ये सब चीज़ें भेजी आगे, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, मुस्लिम सुधार आंदोलन भी किए गए थे। अब चलते हैं आगे, आगे क्या हमारा, भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार पर मेकाले के विचार। देखो मेकाले का विचार बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, तो इसको अच्छे से समझना है। मेकाले के विचार क्या थे, भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार पर मेकाले के विचार पर प्रकाश डालिए। देखिए मेकाले के शिक्षा संबंधित से विचार देखिए, लॉर्ड मेकाले ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा देने का क्या करा था, समर्थन किया था, ठीक है, लॉर्ड मेकाले ने ही अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया भारत के अंदर, ठीक है। अब आगे गया मुख्य विचार, देखिए भाई, अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाया गया कि अंग्रेजी भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है भारतीयों को पश्चिमी ज्ञान देना, एक ऐसे वर्ग का निर्माण जो अंग्रेजों और भारतीयों के बीच सेतु बनाए, ठीक है। और परंपरागत शिक्षा की उपेक्षा की गई, मतलब जो परंपरागत शिक्षा चल रही थी ना हमारे भारत के अंदर की, उसको अनदेखा किया गया। उसके बाद क्या निष्कर्ष क्या निकलता है, मेकाले की नीति ने आधुनिक शिक्षा को जन्म दिया और भारतीय संस्कृति की अपेक्षा करी, ठीक है ना। तो ये सारी अपेक्षा मतलब क्या है कि अनदेखी करी, आलोचना करी, ठीक है, उससे पीछे छोड़ दिया, कुछ भी आप समझ सकते हो, ये मेकाले के शिक्षा था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है दोस्तों, आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन क्या है, खत्म हो गए। अब हम चलेंगे 1 मार्क्स 2 मार्क्स फिल इन द ब्लैंक्स और MCQ क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके एग्जाम में आते ही आते हैं। तो चलिए इस चैप्टर से शुरू करते हैं, इस चीज को भी आप देखिए। अब है प्रत्ययवादियों द्वारा स्थापित प्रमुख संस्थानों के नाम। तो इसमें क्या देखो, प्रत्ययवादियों ने कौन से संस्थानों का स्थापना करा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ठीक है, एशियाटिक क्या है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन्होंने करा था। फोर्ट विलियम कॉलेज इन्होंने कलकत्ता मदरसा इन्होंने, संस्कृत कॉलेज बनारस में इन्होंने, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ों का इन्होंने प्रत्ययवादियों ने क्या करी थी, स्थापना करी थी, ठीक है। आप चलते हैं आगे, आगे हमारा भारत में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईसाई मशीनरियों की भूमिका का महत्व कीजिए। अब देखो क्या है सॉरी दोस्तों, देखो भारत में शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए ईसाई मशीनरियों की भूमिका का महत्व कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ईसाई मशीनरियाँ क्या थी, जिन्होंने क्या करा, भारत के अंदर ईसाइयों की शिक्षा का प्रसार किया, ठीक है। अब देखो ईसाई मशीनरियों ने स्कूल कॉलेज स्थापित किए, आधुनिक विषय पढ़ाए, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और छापे खाने के माध्यम से शिक्षा का प्रसार किया गया, ठीक है ना। तो इस वजह मतलब ये था ईसाई मशीनरियाँ, जो कि भारत के अंदर ईसाई धर्म का
ईसाई शिक्षा का जो है प्रसार कर रहे थे भारत के अंदर। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने आगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड वेलेस्ली ने। किसने करी थी? फोर्ट विलियम कॉलेज, लॉर्ड वेलेस्ली। ठीक है ना, लॉर्ड वेलेस्ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना करी। ठीक है, आगे चलते हैं। औद्योगिक क्रांति सबसे पहले किस देश में हुई थी? किस देश में हुई थी? इंग्लैंड में हुई थी। भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को किस कानून के द्वारा समाप्त किया गया था? तो चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा एकाधिकार, जो ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एकाधिकार था ना, उसको खत्म कर दिया गया था 1831 में। ठीक है, ओ सॉरी 1813 में। उसके बाद है राम मोहन राय। ये नाम तो आपने सुना ही नहीं, दो नाम सुने आपने, विवेकानंद सुन लिया, दयानंद सरस्वती सुन लिया। अब यहाँ पे एक नाम और है, राम मोहन राय द्वारा उठाए गए मुख्य मुद्दों का विस्तार कीजिए। देखिए राम मोहन राय, सती प्रथा का इन्होंने घोर विरोध किया, स्त्री शिक्षा को इन्होंने बढ़ावा दिया, विधवा पूर्ण विवाह को इसने बढ़ावा दिया, जाति भेदभाव का विरोध किया और आधुनिक शिक्षा का क्या करा? इन्होंने समर्थन करा। तो ये राम मोहन राय के चीज थे, इनके द्वारा काम मुख्य मुद्दों को उठाया गया था। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे तो यहाँ पर ये सारे आंसर आप देना, और अगर बड़े में भी आ जाए तो इसको विस्तार करके लिख देना अपने हिसाब से क्या होना चाहिए, है ना। अगर पूर्ण विधवा, अगर मान लो सती प्रथा का विरोध है तो आप लोग इसके बारे में, सती प्रथा के बारे में लिख सकते हो, इनका नाम लिख सकते हो, बस इन्होंने ये इसको सुलझाया, बस ये लिख सकते हो, आ गया। ठीक है, अब देखो टेनिस मैथ्यू और केशव चंद्र सेन, देखो यहाँ पे दो नाम है, केशव चंद्र सेन और टेनिस मैथ्यू, ठीक है, के मध्य विवाद के स्वरूप पर प्रकाश डालिए कि विवाद किन बात के लिए हुआ था इन दोनों के बीच में। तो देखिए यह विवाद ब्राह्मण या ब्रह्मा समाज के धार्मिक सिद्धांतों और समाज सुधारों और संगठन के नेतृत्व को लेकर था, जिसमें ब्राह्मण समाज विभाजित हुआ। ठीक है, तो यह था टेनिस मैथ्यू और केशव चंद्र सेन के बीच में ब्राह्मण की जो सामाजिक सिद्धांत थे उसमें क्या था? विभाजित हुआ था, तो इस चीज को विवाद हुआ था। ठीक है, अब आगे देखिए क्या है, आर्य समाज विभाजित क्यों हुआ और इसकी विभिन्न शाखाएं के नेता बताइए। तो देखिए नेतृत्व और विचारों के मतभेद से विभाजन हुआ। प्रमुख नेता लाला लाजपत राय और गुरुदत्त थे। ठीक है इसके, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। देखिए फराजी आंदोलन ने किस मुद्दे पर जोर दिया? देखिए इस्लामी शुद्धता, धार्मिक सुधार और सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था ये फराजी आंदोलन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मुस्लिम समुदाय को आधुनिक बनाने में सयाद अहमद खान, इंपॉर्टेंट नाम है, सयाद अहमद खान की भूमिका की समीक्षा कीजिए। देखिए उन्होंने अलीगढ़ आंदोलन चलाया, आधुनिक शिक्षा को बढ़ावा दिया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया। ठीक है ना, तो ये थे आपके सैयद अहमद खान, जिन्होंने नई शिक्षा का, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का, ठीक है ना, और अलीगढ़ आंदोलन चलाया इन्होंने। ठीक है, आगे है प्रश्न दोबारा से, किस एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने का निर्देश दिया? तो चार्टर एक्ट 1813 के अकॉर्डिंग। ठीक है ना, तो इसी में कंपनी का एकाधिकार भी खत्म कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे। आगे आपका भारत में ब्रिटिश शिक्षा का जबरदस्त समर्थन कौन था? तो यही था ना मैकाले। अभी हमने मैकाले की शिक्षा पढ़ी थी ना, तो मैकाले था जो कि अंग्रेज शिक्षा का विस्तार कर रहा था। मैकाले द्वारा भारत में ब्रिटिश शिक्षा के विस्तार के उद्देश्य संक्षेप में बताइए। तो देखिए अंग्रेज शिक्षा द्वारा एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो अंग्रेज और भारतीयों के बीच का क्या बने? सेतु बने। ठीक है ना, तो ये चीज। अब आगे क्या है, भारत में शिक्षा नीति के निर्धारण में वुड के घोषणा पत्र की महत्ता को बताइए। तो देखिए भैया वुड की घोषणा पत्र, देखिए इसने प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक संगठित व्यवस्था और विश्वविद्यालयों और शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया। इन्होंने मतलब क्या? पढ़ाई लिखाई। ये वुड जो है ना आपकी शिक्षा नीति के निर्धारण में वुड, तो इन्होंने क्या करा? प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक को संगठित किया और विश्वविद्यालय से और शिक्षक प्रशिक्षण पर बल दिया। मतलब जो शिक्षक जो होते हैं ना, टीचर्स, उनको भी पढ़ाया जाता है किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाएंगे। ठीक है, इन सब चीज़ों पर इन्होंने बल दिया। ठीक है, अब उसके बाद हंटर कमीशन किससे संबंधित था? तो शिक्षा सुधार हंटर कमीशन से संबंधित था। फिर अगला है भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा था और वह कब प्रकाशित किया गया? तो देखिए हिकीज बंगाल गजट। ठीक है, 1780 में करा गया। फिर अगला है समाचार पत्रों के प्रति ब्रिटिश प्रेस की महत्ता को रेखांकित कीजिए। ठीक है ना, तो ब्रिटिश प्रेस की महत्ता को रेखांकित कीजिए। अगला उत्तर, प्रेस ने जनमत निर्माण, जागरूकता और
सुधार आंदोलन की गति दी। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा संशोधित ऑफ प्रेस एक्ट। संशोधित ऑफ प्रेस एक्ट 1799 के अंतर्गत कौन से प्रतिबंध लगाए गए? तो देखिए दोस्तों, सरकारी अनुमति, सेंसरशिप और कड़ी निगरानी, तो ये चीजें क्या है, संशोधित ऑफ प्रेस एक्ट के द्वारा लागू की गई थी। उसके बाद क्या है आपका, प्रेस पर लगे प्रतिबंध हटाए गए। कौन से क्वेश्चन है ये आपका? चार्ल्स मेटकाफ ने क्या सकारात्मक बदलाव किए? ठीक है, देखिए प्रेस पर लगाए गए लगे प्रतिबंध हटाए और प्रेस की स्वतंत्रता दी। उसके बाद है आपका वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या था? तो देखिए दोस्तों, ये 1868 में आया था। भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों पर नियंत्रण लगाने वाला कानून था। ठीक है, तो इसी के साथ क्या दोस्तों, यहाँ पर ये चैप्टर खत्म हो गया और बाकी सारे चैप्टर मैंने इसी तरीके से पढ़ा रखे हैं। आप उन्हें भी जाकर देख लेना और सारे चैप्टर को अच्छे से देखना, तैयारी बढ़िया तरीके से करना, क्योंकि आपके एग्जाम में अब बहुत कम टाइम रह गया है। दोस्तों तैयारी अच्छे से करते रहो और बाकी सारे वीडियो देखना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।